हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। माई सेल्फ राम। और हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 13 जो कि हार्ट ऑफ द बीएनएसएस हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक बार ये चैप्टर समझ में आ गया तो मोटा मोटी तुमको क्या होगा कि बीएनएसएस का ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल सेक्शन है सेक्शन 173 से लेके 196 तक, जिसमें हम लोग 3 सेक्शन डिटेल में कवर कर चुके हैं जो कि एफआईआर है, और 2 सेक्शन 174 और 175। ये 3 सेक्शन डिटेल में विद केस लॉस खत्म हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 176 से, जो जितना आज हो सके उतना हम लोग कवर करेंगे। अगर बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस का इस चैप्टर का, तो ये ऑलरेडी है कि भाई इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ना एकदम मस्ट है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है वो है 176, जो कि बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में हमारा सेक्शन 176 बात करता है। इसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट कि कोई कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ है, ठीक है, और उनको इसका सस्पेक्ट कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, ठीक है, तो उनके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 175, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 175 में क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केसेस। तो 176 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को ये लगता है, सस्पेक्ट है कि भाई कोई अपराध हुआ है, अपराध घटित हुआ है, तो वो उनके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, वो स्पॉट पे जाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, अगर अरेस्ट वरेस्ट करने का जरूरत है तो अरेस्ट करेंगे। लेकिन अब प्रोसीजर क्या होगा उस इन्वेस्टिगेशन का, पहले कहता है कि ही सेल्फ फॉरविथ सेंड अ रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट। अब क्या है, वो फॉरविथ का मतलब इमीडिएटली या एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि मैजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट भेजेगा कि हुजूर हम इस फलना केस में इस तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को हम लोग ऑकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर तुमसे पूछ दे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑकरेंस रिपोर्ट किस सेक्शन में भेजा जाता है, तो वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 176। अब क्या होगा, कौन से मजिस्ट्रेट को भेजना होगा, ठीक है, तो सच मजिस्ट्रेट इंपावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन दी पुलिस रिपोर्ट। तो वो कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, वैसा मजिस्ट्रेट जो कि उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए इंपावर्ड हो। ठीक है, देयर आफ्टर ही सेल हिमसेल्फ इज इन्वेस्टिगेट सच केस और डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट कि भाई वो क्या करेगा, या तो खुद से ही वो इन्वेस्टिगेट करेगा केस को, या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि हाँ भाई ये फलना केस में जाओ, अब तुम लोग इस पे जांच पड़ताल करो, इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, सब क्लॉज 1 समझ में आया कि अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को ये सस्पेक्ट है, ये लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ही इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट। कैसे करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट साहब को। कौन से मजिस्ट्रेट साहब को, तो जो वैसे मजिस्ट्रेट जो कि इंपावर्ड है, उसमें उस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए। और क्या करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। और इस रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब को भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। यहां तक हमको लगता है पूरा क्लियर होगा। अब बात करते हैं इस सेक्शन का पहला प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कहता है, सर्कमस्टांसेस इन विच द पुलिस नीड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। क्या बोल रहा है प्रोवाइजो, ये हमें बता रहा है कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस है जहां पे पुलिस ऑफिसर जो है उसको जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इन विच पुलिस ऑफिसर नीड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। अब क्या है, ए में दिया गया है कि ऐसा इंफॉर्मेशन
जो किसी व्यक्ति विशेष या नाम से दिया गया हो, ठीक है, और वो ऑफेंस सीरियस इन नेचर नहीं हो। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इज गिवन बाय नेम, अगर नाम सहित दिया गया हो कि फलना व्यक्ति इसका हत्या किए, हत्या नहीं क्योंकि ये सब सीरियस इन नेचर नहीं है, फलना व्यक्ति ने ये अपराध किया है लेकिन वो अपराध क्या है, सीरियस इन नेचर नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इसमें उसको अभी तुरंत जरूरत नहीं कि इन्वेस्टिगेट करने का। दूसरा, इफ इट अपियर्स दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अरे भाई इसमें तो इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत ही नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट वैसे मामले में नहीं करेगा। तो दो मामला है यहाँ पे जहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। क्या क्या, पहला, अगर ऐसा अपराध जो कि सीरियस इन नेचर नहीं हो और बाय नेम दिया गया हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया हो, व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में दिया गया है नाम के सहित। दूसरा, अगर पुलिस ऑफिसर को प्राइमा फेसी ये लगता है, मतलब कि अपीयर्स दैट कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू एन इन्वेस्टिगेशन, कि भाई ये कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट, एक फर्दर प्रोवाइडेड दैट भी है इसमें कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, अगर किसी रेप विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो कैसे होगा, ये हमें फर्दर प्रोवाइजो जो है हमारा सेक्शन 176 का सब क्लॉज 1 का फर्दर प्रोवाइडेड डेट वो बताता है कि अगर किसी रेप विक्टिम का रिकॉर्ड करना है तो वो किस तरह से होगा, तो एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन प्लेस ऑफ हर चॉइस, तो या तो उसके जो रेप विक्टिम है उसके घर पे हो सकता है, ठीक है, या उसके चॉइस के किसी भी जगह पे हम लोग पुलिस ऑफिसर कर सकता है उसका स्टेटमेंट, ठीक है। एज फार एज प्रैक्टिबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही एज फार एज प्रैक्टिकल कि भाई वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट और गार्जियन और नियर रिलेशन और सोशल वर्कर, तो वैसे जो रेप विक्टिम महिला है उसका जो होगा स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, या तो उसके माता पिता के प्रेजेंट पे होगा, ठीक है, या फिर उसके नियर रिलेशन हो गए, जैसे चाचा चाची हो गए, या फिर कोई भी नियर रिलेशन है, या किसी सोशल वर्कर के द्वारा होगा। देखते हो ना सोशल वर्कर बहुत सारा होते हैं, तो उनके समक्ष हो सकता है। चौथा क्या बोल रहा है, सच स्टेटमेंट में एल्सो रिकॉर्डेड थ्रू एनी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, तो वैसा जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जो भी रेप विक्टिम महिला है उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर मोबाइल फोन के द्वारा, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा सेक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग दो सर्कमस्टांसेस पढ़े जहां पे पुलिस ऑफिसर को जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। क्या क्या पढ़े उसमें कि अगर सीरियस इन नेचर नहीं है और बाय नेम, गिवन बाय नेम है तो नहीं कर सकता है। दूसरा कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है। फर्दर प्रोवाइजो में हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई रेप विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो या तो उसके घर पे होगा या उसके चॉइस के कहीं पे भी हो सकता है। अगर प्रैक्टिकेबल है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा होगा, उसके गार्जियन के प्रेजेंस में होगा, या नियर रिलेशन, या फिर किसी सोशल वर्कर के। और रिकॉर्डिंग हम लोग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्शन 176 का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 176, ठीक है। द प्रोविजन इज डिजाइंड टू कीप द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो दैट ही मे बी एबल टू गिव एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। अब क्या है, इस सेक्शन को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि मैजिस्ट्रेट साहब को ये जानकारी रहे कि फलना व्यक्ति इस तरह के केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगे कुछ हमको डायरेक्शन देना चाहिए कि ऐसे इससे काम करो तुम लोग, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन भी दे सकते हैं, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अब एक केस है इन राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दाऊद खान, 2016 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ फॉरविथ कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। जो अभी हम लोग बात किए ना, यहाँ ऊपर हम लोग क्या बात किए कि जो पुलिस ऑफिसर होगा ही शैल फॉरविथ एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि तुरंत ही जो है उसका रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भेजेगा। तो इसका पर्पस ये है कि
कि भाई कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, ठीक है, जो छेड़छाड़ ना हो सके, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस है। ये हमें बात बोला गया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दाऊद खान के केस में, 2016 का केस है। अब देखो हम लोग 176 का सब क्लॉज 1 बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका सब क्लॉज 2 के बारे में। सब क्लॉज 2 ये बात करता है कि ऊपर जो दिए गए दो सिचुएशन थे फर्स्ट प्रोवाइजो में, ये दोनों की जहां पे ऑफेंस सीरियस इन नेचर नहीं है और सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। तो क्या पुलिस ऑफिसर ऐसे ही अपना मन से नहीं करेगा? नहीं, पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा करना चाहता है, उसको लग रहा है कि ऐसा जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, तो पुलिस ऑफिसर जो है अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, रीजन लिखेगा, और जो भी वो डेली डायरी जो भेजता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। हर 14 दिन पे जो भेजा जाता है, ठीक है, उसमें मजिस्ट्रेट को उसमें लिखना होगा इसको कि उसने ये काम क्यों नहीं किया, कंप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट को ये वाला क्लॉज जो ये पुलिस ऑफिसर को कि इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन, ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेंट थे उसको जरूर ये इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भाई इसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट नहीं किए। अब एक बार बेयर रीडिंग हम लोग कर लेते हैं तुरंत से। 176 subclause 2 provides that in both the above situation mentioned in clause A and B of the first proviso to subsection 1, the police need to state the reason, ठीक है, वो रीजन लिखेगा for not fully complying with the requirement of subsection by him। रीजन क्या लिखेगा कि क्यों वो नहीं कर रहा है कंप्लाई, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है, एंड फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट साहब को डेली डायरी अपना भेजेगा। एंड इन केस मेंशन्ड इन क्लॉज बी, क्लॉज बी में क्या था कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। ऑफ द सेड प्रोवाइजो द ऑफिसर सेल एल्सो फॉरविथ, मतलब इमीडिएटली जो है इंफॉर्मेंट को नोटिफाई करेगा, ये जानकारी दे देगा कि हाँ भाई इसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इसीलिए हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेंट को जैसा लगे वो काम करे। अब आगे यहां तक समझ में आ गया? आ ही गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से बताना कि ये वाला में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको फिर से क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको कोई क्लॉज में समझ में नहीं आया, सब क्लॉज में नहीं आया, तो तुम बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही स्टार्ट करेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से एकदम ऐसा मत जाना कि टीचर टाइप का कि नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए उसको, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं। नहीं आया तो अभी क्लियर कर लो, बाद में इतने अच्छे से कभी फिर BNSS इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ये जान लो, ठीक है। अब देखो इसका सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 176 का सब क्लॉज 1 हम लोग पढ़ लिए, सब क्लॉज 2 भी अच्छे से कवर कर लिए। अब है सब क्लॉज 3। AIB 19 जो दिया होगा जैसे हम दिए थे, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन था, ठीक है, तो तुम लोग को याद आ जाएगा। 176 सब क्लॉज 3 क्या है कि बोलता है कि एनी ऑफेंस जो कि 7 साल या 7 साल से अधिक है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक फोरेंसिक टीम का, फोरेंसिक एक्सपर्ट को उस स्पॉट पे भेजेगा, और उस स्पॉट पे वो क्या करेंगे, फोरेंसिक टीम एविडेंस को इकट्ठा करेंगे और वहां का वीडियोग्राफी भी करेंगे, चाहे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हैं। 176(3) नया है, क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, क्या करेंगे, अगर ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सजा जो है वो 7 साल या 7 साल से अधिक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक फॉरेंसिक टीम का गठन करेंगे और उस फॉरेंसिक टीम को भेजेंगे स्पॉट पे फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, और वो जो फॉरेंसिक टीम है वहां पे वीडियोग्राफी भी करेगा, चाहे वो मोबाइल फोन से करे या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करे। लेकिन इसमें एक और चीज बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि देखो अभी क्या है ना कि फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है वो तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे डायरेक्शन है कि 5 साल के अंदर ही नोटिफाई करना है इसको। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 5 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इसमें काम करेगी। तो एक बार बेयर रीडिंग करते हैं।
Section 176 subclause 3 provides that in the case of an offence punishable for 7 years or more, the officer in charge of a police station shall, ठीक है, shall शब्द का प्रयोग है, ठीक है, from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard। यानी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ इम्पावर है कि 5 साल के अंतर्गत ऐसा कोई जुगाड़ आप लोग कर लीजिए कि आप हर जगह फॉरेंसिक एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉज द फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू विजिट द क्राइम सीन टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस। तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इकट्ठा करेगा और जो है जो स्पॉट है वहां पे भेजेगा, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे भेजेगा और वहां पे कहेगा कि आप फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। also वीडियोग्राफी ऑफ द प्रोसेस ऑन मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जो भी फॉरेंसिक का जांच वाच पड़ताल चल रहा है उसका जो है रिकॉर्ड करेगा, वीडियोग्राफ करेगा अपने मोबाइल फोन में और अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। क्लियर है? 7 साल वाला ये फॉरेंसिक AIB 19 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, लिख लेना बगल में AIB 19। अब इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये कहता है, देखो कि अभी क्या है ना कि सब जगह फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है अगर बगल के स्टेट से किसी भी स्टेट से मदद लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, और भी कोई भी अदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, एक बार प्रोवाइजो रीड करो। Provided that where forensic facility is not available in respect of any such offense, ठीक है, अगर forensic expert है या forensic facility available नहीं है, the state government shall until the facility in respect of that matter is developed। तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक ये फोरेंसिक एक्सपर्ट या फोरेंसिक फैसिलिटी डेवलप नहीं कर लेता है तब तक नोटिफाई द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फैसिलिटी ऑफ एनी अदर स्टेट। तो किसी भी अदर स्टेट के मदद से यूटिलाइज कर सकता है, उसका फॉरेंसिक फैसिलिटी का यूटिलाइज कर सकता है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ये इसका प्रोवाइजो है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट 5 साल के अंतर्गत ही इस तरह का जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये सब का टीम का गठन करेगा। ये हम लोग को उसी सेक्शन 176 सबक्लॉज 3 के अंतर्गत ही लिख दिया गया है कि 5 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इससे रिगार्डिंग कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। और जब तक नहीं है तब तक तो जुगाड़ है, इंडिया है, ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो अगर आवाज़ कम ज़्यादा लग रहा हो तो फिर थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। सेक्शन 177 ये बात करता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार से सबमिट किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब को, कि पुलिस ऑफिसर उठा पुठा जाके मजिस्ट्रेट साहब को दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट हाउस सबमिटेड विच टॉक्स अबाउट सेक्शन 177 कैसे होगा। तो देखो सेक्शन 177 का सबक्लॉज 1 ये कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, आईओ होगा किसी केस का, वो जो है रिपोर्ट है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को देगा, ठीक है। अगर दरोगा जी हैं तो इंस्पेक्टर साहब को दिए, या इंस्पेक्टर हैं तो SHO साहब को दिए, थाना प्रभारी को दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर को देगा और फिर सुपीरियर ऑफिसर मैजिस्ट्रेट साहब को देगा, ठीक है। चेन समझ रहे हो ना, कि आईओ जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर को, सुपीरियर ऑफिसर फिर मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब क्या है, सब क्लॉज 2 में ये कहता है, 177 का सब क्लॉज 2 में ये बात कहता है कि अगर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट दिया तो सुपीरियर ऑफिसर उसको पढ़ा, बोलता अरे पागल, ये क्या लिख के लाके दिए हो हमको, हाँ इसमें तो पूरा गड़बड़ी है, एक काम करो जाओ इसको सुधार के लाओ, ठीक है। तो फिर मैजिस्ट्रेट सुपीरियर ऑफिसर उसको भेज सकता है आईओ को कि इसमें कुछ करेक्शन वरेक्शन करके लाओ। तो जैसे ही वो करेक्शन करके लाएगा फिर सुपीरियर ऑफिसर देखेगा और फिर मैजिस्ट्रेट साहब को विदाउट एनी डिले भेज देगा वो रिपोर्ट। समझ में आया? कुछ नहीं है, एक बार बेयर रीडिंग कर लो जल्दी से। 177 सब क्लॉज 1 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर्स, फिर सुपीरियर ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट। 177 सब क्लॉज 2 such superior officer may give such instruction to the officer in charge
ऑफ द पुलिस स्टेशन एज मे थिंक फिट। अगर वो ऐसा ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ और भी ऐड वैड करवाना है, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें करो भाई। और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंस्ट्रक्शन, जैसे ही वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो जो सुपीरियर ऑफिसर है विदाउट एनी डिले वो रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 178 का। सेक्शन 178 कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो सेक्शन 178 जो है मैजिस्ट्रेट साहब को इंपावर्ड करता है, पावर देता है। क्या पावर देता है? टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, यानी रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि अरे पागल किए, क्या फालतू इन्वेस्टिगेशन किए हो, जाओ फिर से फौरन इन्वेस्टिगेट करके लेके आओ, ठीक है, तो दूसरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके आओ, टाइम तुम्हारे पास क्या देते तो मजिस्ट्रेट साहब भाई पावर है भाई, पूरा रोला है मजिस्ट्रेट साहब का, ठीक है, वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। और क्या कर सकते हैं? पहला काम समझ में आ गया कि मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट मिलने के बाद क्या करवा सकते हैं? फिर से इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। दूसरा, अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकते हैं टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। जैसे ही उनको रिपोर्ट मिलेगा तो अपने किसी मैजिस्ट्रेट को, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट करेंगे कि भाई एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर लो इस केस में। और क्या है उनके पास पावर है? तो या तो वो केस को ही डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है, इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस संहिता। इस संहिता में जैसा मैनर प्रोवाइड किया गया है उसमें इस केस को ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 178 समझ में आया क्या? 178 में क्या है? मैजिस्ट्रेट को इंपावर किया गया है, क्या चीज के लिए? या तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, या फिर दूसरा काम उनके पास क्या है कि भाई वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे कि टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक कर लो, ठीक है। और तीसरा पावर क्या है कि वो डिस्पोज ही कर दे केस को इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस संहिता, ठीक है। तो 3 पावर समझ में आ गया 178 में। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 179 का। 179 क्या बात करता है? पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या थे, तुम लोग के सब, हम लोग मार्केट में घूम रहे थे। फॉर एग्जांपल आज हम लोग का मीटअप था, हम लोग सब बैठे हुए थे और क्या हुआ कि मर्डर हो गया हम लोग के सामने, जिस कैफे में हम लोग मीटअप कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हम लोग वहां पे मौजूद थे, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, हम लोग को एज अ विटनेस बुला सकता है कि भैया आप लोग देखे थे, क्या क्या हुआ था वहां, कौन आए थे, कैसे लोग थे, ठीक है, मास्क पहने हुए थे, कौन सी बुलेट लेके आए थे। तो इस तरह का पूछने वछने के लिए अगर आपके सामने, आपके समक्ष अगर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस ऑफिसर आपको बुला सकता है। तो वही सेक्शन 179 बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ठीक है, विटनेस को अटेंडेंस के लिए बुला सकता है। अब देखो, फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 179 का सब क्लॉज 1 हम लोग को कुछ एसेंशियल बात बताता है कि कैसे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी अटेंडेंस विटनेस कॉल करने का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लिखित रूप से होगा, मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, लिखित रूप से। ओरली तुमको नहीं बोलेगा हाँ भाई कोतवाली आ जाओ या थाने आ जाओ, ठीक है, कि भाई तुमको बुला रहे हैं पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ऐसा जो ऑर्डर होगा वो लिखित रूप से होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? पर्सन whose attendance is required must appear to be acquainted with the fact and circumstances of the case। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग के सामने मर्डर हुआ और हम लोग कैटरीना कैफ को भेज दिया पुलिस ऑफिसर कि भाई आ जाइएगा, आपको देखने का मन कर रहा है, आ जाइएगा। नहीं भाई, जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं वो कम से कम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्विंटेड हो, उसके समक्ष जानकारी हो उस केस के बारे में, ठीक है, वो देखा हो तभी उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग को कुछ की मिलने का मन कर रहा हो, अरे भाई हमको देखने का मन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर बोला रुको ना बुला देते हैं यही वाला केस में उसको, आइए और थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या हुआ था वहां पे। तो बोले पागल हो क्या भाई, एक तो लिखित रूप से होना चाहिए, दूसरा वो ऐसा व्यक्ति जो है एक्विंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होना चाहिए। तीसरा एसेंशियल क्या हम लोग का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पर्सन रिसाइड्स विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन होना चाहिए, और एनी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन, और एनी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तो ये 3 था, समझ में आ गया होगा तुम लोग को सेक्शन 179 का सब क्लॉज 1, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रोवाइजो के बारे में। अब देखो इसमें है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कहता है कि किस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा एज अ विटनेस। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, ध्यान देना भाई, बेयर एक्ट यहाँ पे रंगना, क्योंकि यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो 15 साल से कम के बच्चे को नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, 15 साल से कम बच्चे को थाने वाने नहीं बुलाया जाएगा। और एबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी 60 साल से अधिक जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको नहीं बुलाया जाएगा थाने। ठीक है, क्या क्या है, पहले 65 साल था भाई, अभी 60 साल हो गया। ठीक है, मेल पर्सन जो कि 15 साल से कम है और 60 साल से अधिक है, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा थाने पे एज अ विटनेस। दूसरा, किसी महिला को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कैटरीना कैफ का तो सपना यही खत्म हो गया भाई मेरा। ठीक है, कि 60 साल किसी महिला को नहीं बुलाया जा सकता। तीसरा, मेंटल और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को भी थाने पे नहीं बुलाया जाएगा एज अ विटनेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्डर वर्डर हो रहा था, एक लेडी थी, वो क्या बोलते हैं, चलने में असमर्थ है। ठीक है, और वो अपने व्हील चेयर पे बैठ के बालकोनी में कुछ पढ़ रही होगी, तो वो देखी होगी मर्डर, तो पुलिस ऑफिसर को उसको बुलाओ। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को नहीं बुला, क्योंकि वो डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को भी हम लोग थाने पे नहीं बुला सकते हैं। चौथा, ये भी एक चीज नया ऐड है, और अ पर्सन विथ एक्यूट इलनेस। ठीक है, एक्यूट इलनेस की किसी भी प्रकार का इलनेस है तो उन लोग को बुलाया नहीं जा सकता। किसको किसको नहीं बुलाया जा सकता, एक बार सम अप करो। 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से अधिक बूढ़े व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता मेल में। किसी महिला को नहीं बुलाया जा सकता। कोई पर्सन फिजिकल और डिसेबल्ड पर्सन है उसको नहीं बुलाया जा सकता। और एक्यूट इलनेस वाले व्यक्तियों को भी नहीं बुलाया जा सकता। बुलाया नहीं जा सकता मतलब कि थाने नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन आप उसके घर वर जाके पूछ सकते हो कि हाँ बाबू बताइए, आपने ये क्राइम होते हुए देखा, क्या देखा था आपने। ठीक है, कि हाँ बाबा बताइए, तो आप लोग वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उनके जो प्लेस है जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं वहाँ पे जाके पूछ सकती है, लेकिन उनको थाने पे नहीं बुलाएगी। इसका एक नया प्रोवाइजो है। ठीक है, और इस प्रोवाइजो का क्या यूज है हमको नहीं समझ में आया। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से आना चाहता है तो उसको पुलिस ऑफिसर मना नहीं करेगी। भाई ये क्या है, इम्प्लाइडली है भाई कि अगर आना चाहे अपना इच्छा से तो आ ही सकता था, तो इसको भी लिख दिया है। ठीक है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन, सच पर्सन में बी परमिटेड टू डू सो। अगर अपने इच्छा से, ठीक है, आना चाहते हैं तो आने दीजिए उनको। यही है इसका प्रोवाइजो। अब देखो 179 का सब क्लॉज 1 समझ में आ गया। अब इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड रीजनेबल एक्सपेंस टू एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सब सेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस। अब क्या सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, बहुत खतरनाक सेक्शन है भाई। क्या है ये सब सेक्शन, कि अगर पुलिस ऑफिसर उसके घर के अलावा उसको कहीं पे भी बुला रहा है एज अ विटनेस, ठीक है, अटेंडेंस के लिए बुला रहा है, तो भाई पुलिस ऑफिसर उसको खर्चा पानी देगी, रीजनेबल खर्चा पानी, आना जाने का भाड़ा। अब भाई ये सेक्शन पढ़ के कोई ये नहीं करना कि जाके पुलिस ऑफिसर से मांग लेना, हुजूर हम आए थे और स्टडी एट द लीगल में तो ये पढ़ाया गया है कि 179 के सब क्लॉज 2 में कि पुलिस ऑफिसर खर्चा पानी देगा रीजनेबल। मारेगा भाई मतलब कि, लेकिन गलत है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पुलिस ऑफिसर हैं, देखेंगे तो मुझे डांटे बाटेंगे। चलो ठीक है, तो भाई ऐसा है कि रीजनेबल एक्सपेंसेस भी मांग सकते हो, पुलिस ऑफिसर उनको प्रोवाइड करेगी अगर किसी को घर के अलावा कहीं पे बुलाए गए हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो पर्सन जिसको बुलाया जा रहा है वो लीगली बाउंड है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर व्यक्ति को बुला रहे हैं तो वो लीगल बाउंड है, उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंटेंशनली जानबूझ के ओमिट करता है या जानबूझ के नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लाइबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 208 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 208 में वो लाइबल हो जाएगा। एक बार
रुक के वहां पे देख लो क्या है 208। नेक्स्ट क्या कहता है, मैजिस्ट्रेट हैज नो अथॉरिटी टू इम्पोज इशू प्रोसेस टू कंपेल एनी अटेंड प्रोसेस टू कंपेल एनी पर्सन टू अटेंड बिफोर एनी पुलिस ऑफिसर। पहले तुम लोग एक बार 208 खोल के देख लो भाई भारतीय न्याय संहिता का क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। खोलोगे तो नहीं, ये तो हमको पता है, लेकिन हम इसीलिए पॉज कर दे रहे हैं कि भाई अपने बेयर एक्ट के बगल में लिख लो कि रीड विथ 208 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BANS, ठीक है। चलो दूसरा ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो मैजिस्ट्रेट साहब है किसी को प्रोसेस टू कंपेल वाला यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास तुम जाओ ही। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि पुलिस ऑफिसर जो मैजिस्ट्रेट साहब है समन इशू करेंगे, वारंट इशू करेंगे, ठीक है, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। बाउंड तो है लेकिन वो पनिशेबल हो जाएगा और लाइबल हो जाएगा 208 में, लेकिन प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ये वाला चीज यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब इशू नहीं कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो, ठीक है। एक केस है चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का, अभी रिसेंट केस है 2021-5 SCC 649, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom pre-FIR inquiry is being conducted cannot be said to be a statement under section 179 of भारतीय न्याय संहिता. Such statement can only be used to ascertain whether a cognizable offence is disclosed or not. अब ये चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है प्री FIR इंक्वायरी के समय वो स्टेटमेंट इक्वल नहीं है जो कि 179 में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्री FIR इंक्वायरी के समय में स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल फलना जगह पे हनुमान नगर, अभी हम पटना में हनुमान नगर में रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हनुमान नगर में हम सब्जी लेने के लिए जा रहे थे और सब्जी लेने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, मेरे सामने मर्डर वर्डर हो गया, ठीक है। तो अभी FIR नहीं हुआ, पत्रकार नगर थाना आया, वो हमसे ऐसे ही पूछ रहा है कि हाँ भैया आप लोग देखे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अभी FIR नहीं हुआ, उससे पहले का कुछ अगर स्टेटमेंट है, ठीक है, पूछ रहा है कि हाँ भाई ये तुमने देखा क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये बराबर नहीं है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR उसके बाद जो 179 में ये चीज हो रहा है, ये दोनों चीज अलग अलग है। यानी FIR से लिखने की घटना स्थल पे पूछ लिया कि हाँ भाई तुम लोग देखा क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, ठीक है, कौन कौन लोग थे, और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ये दोनों चीज अलग अलग है। कोर्ट ये कहती है कि जो प्री इंक्वायरी होता है, प्री FIR इंक्वायरी, बस ये जानने के लिए होती है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था कि नहीं था, मतलब कि डिस्क्लोज करने के लिए कि नेचर ऑफ द ऑफेंसेस क्या है, बस ऐसे ही पूछताछ करने के लिए। 179 और प्री FIR जो इंक्वायरी है ये दोनों चीज एक नहीं है, ये कहा गया चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 180 की, कि भैया जो भी विटनेस बुलाए गए थे अंडर सेक्शन 179 उसका क्या करना, एग्जामिनेशन करना, कि चेक करना कि हाँ भाई क्या है कैसा है सही है कि नहीं है, ठीक है। सेक्शन 180 सब क्लॉज 1 की ये कहता है कि एनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, ठीक है, कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक, स्टेट गवर्नमेंट इसमें स्पेसिफाई करेगा कि कौन से पुलिस ऑफिसर ये काम कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर सकते हैं, वो हर स्टेट पे वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर्ड है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एग्जामिन कर सकते हैं, ओरली एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ओरली एग्जामिन करेंगे किसी भी व्यक्ति को जो कि एक्विंटेड है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से, यानी उसको जानकारी है उस पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से उसको जानकारी प्राप्त है, तो उसका क्या करेंगे, ओरली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। याद रखना कि जो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर होता है वो किस तरह से होता है, रिटन होता है, ओरल होता है, क्या होता है, ओरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओरली एग्जामिनेशन एनी पर्सन क्या क्यों लिखा हुआ है, तो भाई कोई एक्यूज्ड भी तो हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार के खड़ा हो गया वहीं पे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बोले हाँ आप भी आ जाइएगा आप भी आ जाइएगा, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन इसीलिए लिख दिया है। पुलिस ऑफिसर को थोड़ी मालूम है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो मालूम बाद में ना चलेगा कि अच्छा यही मारा था, चला वहीं पे खड़ा हो गया था,
ठीक है, तो एनी पर्सन का यही है। तो पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस कैसे करेगा, तो ओरली करेगा। यहां समझ में आ गया। 181 में 180 के सब क्लॉज 1 में ऐसा कुछ खास बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 180 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति आएंगे वो बाउंड है आंसर देने के लिए सही सही, ठीक है। सच पर्सन इज बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति जो जिनसे सवाल जवाब पुलिस ऑफिसर कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है विटनेस का, तो वो बाउंड है कि भाई आप जो है सही सही सत्य कथन ही आप बताइए पुलिस ऑफिसर को, जो भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर देने से आप ही दोषी साबित हो जाए, या फिर आप ही का क्रिमिनल चार्ज आप ही का साबित हो जाए, या पेनल्टी या फॉरफीचर, तो ऐसे सवाल का जवाब आप देने के लिए बाध्य नहीं हैं, ठीक है। अगर ऐसा सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है जिसको अगर हम आंसर करती हैं तो हम ही खुद फंस जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए आप बाउंड नहीं है। अदरवाइज आपको हर बात पुलिस ऑफिसर जो आपसे पूछ रहा है उसको सत्य सत्य सही बोलना है पुलिस ऑफिसर को। यही बात 182 का सब क्लॉज 2 कहता है। एक बार रीड करो, बेयर रीडिंग। सच पर्सन इज बाउंड टू आंसर ट्रूली all question relating to such case put to him by such officer except the questions the answer to which have a tendency to expose him। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जो कि उसी को एक्सपोज कर दे टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू पेनल्टी और फॉरफीचर। क्लियर है। अब यहां पे रीड विथ लिख लो, ठीक है। अगर पर्सन जो कि लीगली बाउंड है आंसर करने के लिए सारे क्वेश्चन का, अगर वो नहीं देता है, रिफ्यूज करता है, बोलता है हम नहीं बोलेंगे, जो करना है कर लीजिए, जाइए, हम क्या बताएंगे, ठीक है, तो ऐसा बोलेगा तो बोलेगा पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यू आर अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 214 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। खोलोगे तो नहीं, बेयर एक्ट के बगल में लिख दो कि रीड विथ 214 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, 214 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अगर मान लो कि आंसर तो दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, लेकिन गलत गलत आंसर दे रहा है। 4 लोग था, बोल दिया अच्छा 28 लोग थे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो भी पनिशेबल होगे। कहां पे पनिशेबल होगे, अंडर 212 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अगर रिफ्यूज करते हो तो भी पनिशेबल, गलत देते हो तो भी पनिशेबल। इसीलिए सेक्शन 182 का सब क्लॉज 2 साफ साफ बोला कि भाई जो भी पूछे आपको सत्य सत्य आप बता देना है पुलिस ऑफिसर को कि कैसे था नहीं था, ठीक है। अगर रिफ्यूज करते हो तो 214 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के लिए आप लाइबल हो जाओगे, और अगर गलत आंसर देते हो, गलत गलत आंसर पुलिस ऑफिसर को बता देते हो, तो 212 के तहत पनिशेबल हो जाओगे। यहां तक क्लियर है, क्लियर ही होगा। चलो अब हम लोग आगे करते हैं। अब देखो यहां पे कंसेप्ट अभी हम तुम लोग को बता दिए कि जो इंक्रीमेटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए आप साइलेंट रह सकते हैं। द एक्यूज्ड पर्सन में रिमेन साइलेंट और मे रिफ्यूज टू आंसर व्हेन कन्फर्टेड इंक्रीमेटिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो कि खुद उसी को फंसा दे, वैसे में वो साइलेंट रह सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 of the constitution clearly provides that no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। तो हमारा जो आर्टिकल 20 है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के बाय नो पर्सन कैन बी एक्यूज, और उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, अपने खिलाफ में विटनेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसका वायलेशन हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो आप बाउंड नहीं है भाई कि अगर आप खुद फंस रहे हो तो भाई आंसर मत देना, ठीक है, साफ साफ यही है। अब देखो 180 सब क्लॉज 1 हम लोग का क्लियर हो गया, 180 सब क्लॉज 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 180 सब क्लॉज 3 के बारे में। ये बात करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में रिड्यूस इन राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of such examination, and if he does so he shall make a separate and true record of such statement। देखो अभी क्या है, जो भी पुलिस ऑफिसर बुला के पूछ रही है, हाँ भैया कितने आदमी थे, आप लोग क्या क्या देखे, कौन सा गन था, 9mm था, ठीक है, जो भी था पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है,
तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, तो जो भी पूछ रहा है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, वो कोई भी विटनेस कुछ बोल रहा है तो उसको लिख सकता है, अपने समक्ष लिख के रख सकता है। ठीक है, देखो बहुत बार क्या होता है कि रिकॉल अपने विटनेस को की करने के लिए वो लिख लेता है, या फिर कुछ और भी पर्पस के लिए पुलिस ऑफिसर लिख लेता है कि फलना व्यक्ति जो जब हम विटनेस पे बुलाए थे वो ये बात बोल रहा था, फलना व्यक्ति इसने बोला ये बात बोला। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन वो जो भी बोल रहा है उस स्टेटमेंट को लिख सकता है, और क्या कर सकता है, एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ सच स्टेटमेंट। तो अगर वो चाहे तो एक सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ सच स्टेटमेंट रख सकता है। ठीक है, प्रोवाइजो इसका ये कहता है कि प्रोवाइड्स दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 180 सब क्लॉज 3 में एल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो 183 में जो भी स्टेटमेंट ये विटनेस बोल रहे हैं तो उसको ऑडियो वीडियो भी उसका रिकॉर्ड कर सकते हो, चलचित्र। ठीक है, मोबाइल फोन निकाले, बोले कि ठीक है भैया हम और वीडियो ही इसका बना ले रहे हैं। अब इसका फर्दर प्रोवाइडेड डेट क्या कहता है, इट फर्दर प्रोवाइडेड डेट अ स्टेटमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट अ सेक्सुअल ऑफेंस अगर किसी के साथ कमिट होता है। देखो सेक्सुअल ऑफेंस का यहाँ पे हम सेक्शन लिख दिए हैं। ठीक है, 164 1 से यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट सेक्सुअल ऑफेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, कि ऐसे महिला जिसके अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो या तो कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कमिट ही हुआ है। ठीक है, एलेज दैट हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। ठीक है, बेयर एक्ट में लिख लो, मार लो मार्क एकदम, ये रहे क्या उसको कहते हैं, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लो कि जरूरी नहीं है कि कमिट ही हुआ, अटेम्प्ट भी हुआ है तो शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो ऐसी महिला का जो भी स्टेटमेंट है वो किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड दैट फर्दर प्रोवाइडेड दैट, समझ गया कि किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल ऑफेंस या तो कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है तो वैसे महिला का जो स्टेटमेंट है वो किसी महिला पुलिस अधिकारी या फिर किसी महिला अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा। ये हमारा फर्दर प्रोवाइजो कहता है। पहला प्रोवाइजो क्या था कि भाई अगर 180 सब क्लॉज 3 में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड है तो भाई आप उसको ऑडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीड से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर होगा। अब आते हैं 181, हमारा सेक्शन क्या बात करता है, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, यानी जो हम लोग अभी तक ऊपर में विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका यूज क्या है। ठीक है, उसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या कहता है 181 का पहला सब क्लॉज ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर वो उसको लिखा है, अभी हम लोग पढ़े कि 183 में वो लिख सकता है जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर उस पे जो व्यक्ति दे रहा है उसका सिग्नेचर नहीं करवाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो समझो कि अभी हम लोग पढ़े कि फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट कॉपी है, हम फलना फलना ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोले कि हाँ हाँ 5 व्यक्ति आए थे इस तरह का। ठीक है, तो जो सेक्शन 180 में हम लोग पढ़े कि जो स्टेटमेंट को लिखित रूप से पुलिस ऑफिसर मान लो कि लिख लिया तो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं बोलता अच्छा ये आप दिए हैं ना फलना व्यक्ति अब यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, तो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो पुलिस ऑफिसर लिखा है तो उस पे उस व्यक्ति का सिग्नेचर नहीं ले सकता है। ठीक है, क्या कहता है एक बार बेयर रीडिंग करो, प्रोवाइड्स दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं विटनेस के, तो उस पे उस व्यक्ति जो भी वो दे रहा है उसका सिग्नेचर नहीं लेगा। और क्या कह रहा है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट या फर्दर स्टेटेड दैट, ये भी कह रहा है ये सेक्शन कि वैसे स्टेटमेंट जो और रिकॉर्ड का जो भी वीडियो अभी हम लोग देखे कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो वैसे स्टेटमेंट और रिकॉर्ड का किसी भी पर्पस से उसका यूज नहीं किया जा सकता है इंक्वायरी और ट्रायल के समय में। ठीक है, समझ में आया। पहला हमारा जो सेक्शन 181 क्या कहता है कि स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, कि यानी जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट है उसका इस यूज क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई पुलिस ऑफिसर को अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है,
और वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने लिखा है, तो जब लिखने के बाद पुलिस ऑफिसर उस पे उसका सिग्नेचर नहीं ले सकता है। साथ ही ये भी कह रहा है, ये सब क्लॉज ये भी कह रहा है कि वो जो स्टेटमेंट या रिकॉर्ड है उसका किसी भी पर्पज से इंक्वायरी और ट्रायल के समय में इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के समय में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है या लिखा गया है। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है तब उस स्टेटमेंट का यूज क्या है। ना ही उस पे सिग्नेचर हो सकता है, ना ही जो पर्सन दे रहा है उस पे सिग्नेचर होगा, ना ही इंक्वायरी या ट्रायल का है। तो उसको जानने के लिए हमको सेक्शन 181 का प्रोवाइजो पढ़ना होगा। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर जो स्टेटमेंट वो दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने दिया है, और वो व्यक्ति जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में आया है। ठीक है, एक बार पहले बेयर रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसको तोड़ते हैं। It lays down certain circumstances whereby the statement can be used for the limited person। तो हमारा जो प्रोवाइजो है ये बात कर रहा है कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपका जो एग्जाम्पल विटनेस का दिया गया स्टेटमेंट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? इट प्रोवाइड्स दैट इफ द फॉलोइंग विटनेस इज कॉल्ड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। पीडब्ल्यू विटनेस समझते हो? प्रोसिक्यूशन विटनेस के हम लोग बुलाएं उसको कि जो भाई आके थोड़ा सा मेरे गवाही दे देना ना मेरे केस में। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस में हम बुलाएं कि भाई मेरे बारे में थोड़ा बोल देना ना, जो बोला था भाई हमको बचा लेना। ठीक है, आके बोल देना। तो अगर वो व्यक्ति आता है प्रोसिक्यूशन विटनेस मेरे तरफ से, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के तरफ से, तो क्या है, और पुलिस ऑफिसर जो है उसको लिखा था कि भाई थाने में तो तुमने ये बात कही थी, उसको लिख के रखा है। ठीक है, और वो क्या है, ड्यूली प्रूव्ड हो गया है। अब ड्यूली प्रूव्ड का मतलब यहाँ क्या कि पूरा एकदम मुहर लगवाएगा राष्ट्रपति से, ऐसा नहीं। ड्यूली प्रूव्ड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई वो एग्री करेगा कि हाँ हमने पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर आए थे, हम उनको ये जानकारी उनको प्रोवाइड किए थे या जाके हमने जानकारी दिया था। ऐसा नहीं है। ड्यूली प्रूव्ड यहाँ का मतलब ये भी हो सकता है कि अरे भाई हमने तो कभी पुलिस स्टेशन गया ही नहीं, हमने कब ये स्टेटमेंट दे दिया। तो ये ड्यूली प्रूव्ड यहाँ पे ये बस यही कह रहा है कि भाई अगर वो एग्री हो गया कि हाँ हमने कुछ बातें थानेदार को बताई थी तो डेट इज ड्यूली प्रूव्ड। ठीक है, इट मे बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड। ठीक है, तो क्या है, वैसे राइटिंग का, वैसे इसका एक्यूज्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट का, और बाय द प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एक्यूज्ड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट उस राइटिंग का, उस स्टेटमेंट का यूज कर सकता है। ठीक है, और अगर प्रोसिक्यूशन को इसका इस्तेमाल करना है तो कोर्ट का परमिशन लेना होगा पहले। अब किस चीज के लिए इस्तेमाल करेगा, तो भाई एकदम अंडरलाइन कर लो कि कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। क्या चीज करने के लिए? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। क्या कॉन्ट्राडिक्ट? जो भी मैनर प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 148 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस में जो भी है उसका, उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। अब इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले ये समझ में आ गया ना भाई तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि भाई जो 180 का स्टेटमेंट है उसमें जो पुलिस ऑफिसर अगर उसको लिखा है तो उसमें जो भी पर्सन उसको दे रहा है उसका सिग्नेचर नहीं लेगा। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर कोई भी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही इंक्वायरी ना ही ट्रायल के समय में। लेकिन 181 का प्रोवाइजो ये भी कह रहा है कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है वहां पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो एक्यूज्ड व्यक्ति कर सकता है और प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को अगर इस्तेमाल करना है उस स्टेटमेंट का तो पहले प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट लेना होगा। अगर एक्यूज्ड करना चाहता है उसको किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लेना होगा। अब किस पर्पस के लिए कर सकते हैं? तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन बोलेगा हैं आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे 9 mm के गोले से मारा है, यहाँ तो AK-47 से, अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं आप AK-47 से मारा था। ठीक है, ठीक है, क्या समझ में आया
कि स्टेटमेंट के समय में फॉर एग्जांपल जो विटनेस था वो बोला कि हमने देखा है हुजूर 9 mm से उसको मारा था, कनपट्टी पे सटा के मार दिया था। और मान लो कि वही व्यक्ति वही स्टेटमेंट अब यहाँ पे आके बदल रहा है, बोल रहा है कि नहीं नहीं जो है AK-47 से, तब वो स्टेटमेंट जो वहां पुलिस ऑफिसर को दिया था उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है एक्यूज्ड कि अरे तुमने तो बोला था कि भाई ये 9 mm से मारा है, यहाँ पे बोल रहे हो कि AK-47 से कनपट्टी पे मारा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। और एक यूज है, और एक यूज क्या है कि री एग्जामिनेशन में उसका यूज किया जा सकता है फॉर द, देखो कोई भी चीज का 3 चीज होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। मान के चलो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ अनसंड उससे पूछ दिया विटनेस से, तो आप उसका री एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है, हम हैं प्रोसिक्यूशन से, हम री एग्जामिन कर सकते हैं उसका। एनी पर्सन देयर ऑफ मे बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन, लेकिन लिमिटेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन पूछा गया उसी को एक्सप्लेन कराने के लिए उसका री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले तो लिख लो रीड विथ 148, बेयर एक्ट के बगल में लिख लो रीड विथ 144, और इस स्टेटमेंट का यूज सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कराने के लिए हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, एक्यूज्ड के द्वारा भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी हो सकता है। एक्यूज्ड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा, प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। री एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछे गए सवाल का एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, लिमिटेशन समझ में आ गया। अब इसको रीड करो। It provides that if the witness is called as prosecution witness, PW witness के रूप में बुलाया गया है prosecution, and the statement have been reduced in writing, और जो स्टेटमेंट ऊपर उसने दिया था वो लिखित रूप से है और ड्यूली प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ उसने दिया था ऊपर में उसी व्यक्ति ने। इट में बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड, तो किसके द्वारा यूज किया जा सकता है, तो एक्यूज्ड के द्वारा यूज किया जा सकता है। एंड विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन, तो परमिशन ऑफ द कोर्ट के साथ प्रोसिक्यूशन भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ऑफ सच विटनेस, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, भाई तुमने तो ऐसा बोला था वहां पे स्टेटमेंट में, अब तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो अगर हॉस्टाइल वोस्टाइल हो जाता है तो भाई प्रोसिक्यूशन भी तो इस्तेमाल कर सकता है उसका। ठीक है, तो यही कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 148 में। एक और यूज बताया गया कि क्या यूज कर सकता है, तो री एग्जामिनेशन में यूज कर सकता है, लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में किए गए रेफर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज नहीं यूज होगा, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट के लिए यूज होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो भाई सब समझ में आया। अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको नहीं लगता भाई यूट्यूब पे तुमको कोई देने वाला है इसको एकदम क्लियर करके। ठीक है, नहीं भाई मतलब कि मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे से तो एकदम बढ़िया बढ़िया होंगे। मैं भाई एक स्टूडेंट लेवल का बता रहा हूँ कि भाई इतना में तुम लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट लेवल में। मैं खुद आई एम स्टूडेंट अभी हूँ, तो भाई उतना तो अगर फिर भी कुछ बाकी हो तो फिर तुम लोग तो यूट्यूब पे 1 करोड़ वीडियो होगा भाई। चलो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द प्रोविजन फॉलोइंग एलिमेंट आर नेसेसरी, तो इस प्रोविजन को अट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट जो है नेसेसरी क्या क्या है, विटनेस मस्ट हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, तो किसके द्वारा बुलाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा उस विटनेस को बुलाया गया है अपने इस्तेमाल के लिए कि भाई थोड़ा सा आके गवाही दे देना। प्रोसिक्यूशन डिफेंस ये सब समझते हो ना भाई, मतलब कि अभी तो पढ़ रहे हो तो समझ में ही आएगा। तो प्रोसिक्यूशन खुद अपने लिए बुलाया हो। विटनेस मस्ट हैव बीन मेड अ स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर, अब वैसा विटनेस पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, सच स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन रिड्यूस इन राइटिंग, और वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने लिख रखा हो। ठीक है, सच स्टेटमेंट मे हैव बीन ड्यूली प्रूव्ड, और वो स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड हो चुका हो कि हाँ भाई वो ये व्यक्ति इसने पुलिस ऑफिसर को दिया था स्टेटमेंट। ठीक है, बस इतना ही प्रूव करना है। तो ये सारा चीज नेसेसरी एलिमेंट है यहाँ पे। क्या क्या, कि जो विटनेस है उसको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया हो, दूसरा कि भाई जो विटनेस है वो स्टेटमेंट दिया हो पुलिस ऑफिसर को, तीसरा वो स्टेटमेंट लिखित रूप से पुलिस ऑफिसर ने लिख रखा हो, चौथा वो जो स्टेटमेंट है वो ड्यूली प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ भाई उसने दिया था।
अब सेक्शन 181 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये एक तरह से बगल में लिख लो, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 181 का, सब क्लॉज 1 का। एक्सेप्शन ये कहता है कि भाई ये दो सेक्शन जो है, दो प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। यानी ये जो है दो चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन कौन चीज? सेक्शन 26 का ए और 23 का 2, 23 सब क्लॉज 2 इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये 181 का सब क्लॉज 1 का ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ये जो बोला गया है कि भाई उसको सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट कराने के अलावा कुछ ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे बोला कि नहीं भाई इस्तेमाल हो सकता है दो जगह पे। कहाँ? 26A में और 23 सब क्लॉज 2 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन टू दी 181 हो गया। अब 26A ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलता है डाइंग डिक्लेरेशन के। डाइंग डिक्लेरेशन में इस स्टेटमेंट का महत्व इसलिए हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दिया उसके बाद मर गया, अब तो उसको बुलाया नहीं जा सकता उसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के लिए, ठीक है, तब वहां पे ये सोल एंड होल हो जाता है वो स्टेटमेंट, ठीक है। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 डिस्कवरी से रिलेटेड बात करता है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ भाई हमने फलना अपराध किया है, ठीक है, और जो है ये हमने जो है अपने घर के लॉकर के पीछे में एक चाकू छुपा के रखा और एक पिस्टल छुपा के रखा है जिससे हमने हत्या की थी। तो जब आफ्टर द पुलिस जो वहां पे इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है स्पॉट पे, तो उसको ठीक जैसा जैसा स्टेटमेंट पे दिया गया है वो सारे चीज सेम टू सेम वैसे ही मिल रहे हैं कि चाकू मिल रहा है, खून से लगा हुआ कपड़ा मिल रहा है, पिस्टल मिल रहा है। तो वैसा स्टेटमेंट जहां से डिस्कवरी, जो भी स्टेटमेंट जहां से डिस्कवरी क्लियर हो रहा है उसको, तो वो स्टेटमेंट भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट फिर एडमिसेबल हो जाता है, ठीक है। ऐसा फिर वो स्टेटमेंट नहीं रहा, अब उससे क्योंकि डिस्कवरी हो रहा है तो वो स्टेटमेंट हमारा काम का स्टेटमेंट हो गया। ड्यूरिंग द ट्रायल के समय में वो स्टेटमेंट यूजेबल है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट जो है इंक्वायरी ट्रायल में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। यहां पे दो चीज समझ में आ गया। एक्सेप्शन क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सोल एंड होल माना जाएगा। पहला तो डाइंग डिक्लेरेशन में, ठीक है, कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दिया उसके बाद मर गया, ठीक है, तो उसको तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बुला नहीं सकते हैं, तो 26A में बोला कि भाई तब वो स्टेटमेंट जो है एडमिसेबल है। दूसरा 23 सब क्लॉज 2 में कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया है और उससे डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट हो रहा है, डिस्कवरी हो रहा है, ठीक है, कि हाँ भैया वहां पे एकदम बोला कि गन से छुपा हुआ है तो गन भी मिल रहा है, फलना चीज मिल रहा है, तो वो जितना भी रेलिवेंट पोर्शन होगा वो यूजेबल हो जाएगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको दिला के जाएगा एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है, अगर प्री के एग्जाम में प्री में पूछ सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि अगर क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, यहां कोर्ट में आके वही व्यक्ति कोई अलग स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का ओमिशन है। और ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये बोथ पार्टी को सुन के ही कोर्ट डिसाइड करेगा। तो तुमसे बस यहां पे एक चीज याद रखो कि सेक्शन 180 का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो देखो शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यहां पे कोर्ट जो है दोनों पार्टी को सुन के अगर कोई सत्य छुपाया गया था या फिर नहीं बताया गया था, ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है, तो यहाँ पे बोथ पार्टी को सुन के उसको एडमिनिस्टर करेगा और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो बस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को अंडरलाइन कर लो, यहाँ वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 181 का समझ में आ गया ना, क्लियर एकदम क्रंच की। किसी भी अगर पुलिस ऑफिसर कुछ लिख लेता है तो उस पर सिग्नेचर नहीं लेगा, साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार का इंक्वायरी एंड ट्रायल के समय में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। कहाँ पे किया जा सकता है? तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है।
148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अदरवाइज उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिन में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो एक्यूज्ड के द्वारा भी किया जा सकता है, और एक्यूज्ड के द्वारा तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो ये करना होगा उसको, क्या बोलते हैं, परमिशन ऑफ द कोर्ट लेना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन क्या है कि दो जगह पे ये स्टेटमेंट जो है यूजेबल हो जाता है, एडमिसेबल हो जाता है, एक डाइंग डिक्लेरेशन में और दूसरा 23 सब क्लॉज 2 जो कि डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा अगर कोई ओमिशन क्रिएट होता है स्टेटमेंट व स्टेटमेंट छुपाने वपाने से या चेंज करने से, ठीक है। अब सेक्शन 182 ये क्या बात करता है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। क्या बात कर रहा है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, मतलब कि पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के समय में पुलिस ऑफिसर नहीं बोलेगा एक काम करो तुम बता दो हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे, तुम ऐसा ऐसा बात बोल दो, ठीक है। या थ्रेट मार तोड़ ताड़ दिया उसको मार मार के, ठीक है, बोला कि या फिर प्रॉमिस कर रहा है कि तुम बता दो उसके बाद तो भाई तुमको छोड़ देंगे एकदम, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी इंड्यूसमेंट थ्रेट ये सब क्या है, इनएडमिसेबल है, एडमिसेबल ही नहीं है, तो ठीक है। तो कोई पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन इन अथॉरिटी कोई भी तरह का ऑफर नहीं कर सकता है या इंड्यूसमेंट, प्रतिलोभन, थ्रेट, डरा धमका के या प्रॉमिस, ठीक है, करके कोई भी जानकारी हासिल नहीं करेगा। अगर व्यक्ति 182 का सब क्लॉज 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर में ये भी बार नहीं है कि वो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना, ठीक है, फ्री विल से अगर दे रहा है तो ले लेना है जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है, लेकिन तोड़ ताड़ दिए मार मार के उसको या फिर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करके इस तरह करके उससे नहीं करना है, ऑफर नहीं करना है। समझ में आ गया। अब 180 यहां पे 3 चीज पहले अंडरलाइन कर लो बेयर एक्ट में, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी सेल ऑफर और मेक एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रीड विथ 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिख लो, वहां पे बोला इनएडमिसेबल हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अब आता है 183, ठीक है। ये क्या था, 164 हमारा सीआरपीसी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 का बयान तो एकदम सुनते ही आए होंगे कि 164 के बयान में महिला ने क्या बोला, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 183। ये पहले 164 ऑफ सीआरपीसी था, 164 अब हो गया है 183। ये क्या बात करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ये किस किस चीज का रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट। कन्फेशन क्या है, एक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है, हम कन्फेस कर रहे हैं कि हुजूर हम ही ने इसका मर्डर किया है, ठीक है। तो यही चीज है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट कैसे होगा, वही बात किया 183 में। पहले इस सेक्शन को समझने के लिए 3 चीज याद लो, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। अगर ये 3 चीज समझ गए तो ये सेक्शन समझ गए, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है। 3 चीज एकदम भाई, हम बोले ना कि एक बार इस चैनल से पढ़ के जाओ भाई, एकदम अपने लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई एकदम समझ में आ रहा है, एकदम टीचर जैसा नहीं कि भाई जहाँ पे डाउट है वहीं पे ऐसा ना भारी भरकम वर्ड बोल देगा कि पारे हो जाता है दिमाग से, ठीक है, वैसा नहीं, एकदम नॉर्मल चिल मोड में कि जो समझ में आ जाए भाई वही है। वरना लाखों वीडियो हैं यूट्यूब पे, क्यों ही कोई मेरा देखेगा, ठीक है, या फिर मेरा देखेगा नहीं देखेगा क्या ही है, लेकिन है मेरा तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो चलो, हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन स्टेटमेंट, पहले कौन करेगा। 183 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, कौन करेगा। तो कौन करेगा, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, कौन करेगा, तो एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब एनी मजिस्ट्रेट यहाँ क्यों लिखा, पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, यहाँ एनी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होगा, तो नहीं,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा। इसको समझने के लिए पहले एक बार सेक्शन 3 ऑफ BNSS खोलो, अगर हम पढ़ाए हैं तो एक बार नोट्स मेरा देख लो। क्या लिखा हुआ है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कहीं लिखना होगा इस एक्ट का मत, तो वो साफ साफ लिखेगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर कहीं एनी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ एनी मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, जिसके समक्ष ऑफेंस का जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड हुआ है, वो इम्पावर्ड है कि वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, वेदर हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट। यहां समझ में आ गया कौन करेगा, कौन करेगा? कोई पूछे कौन करेगा 183 का बयान कौन रिकॉर्ड करेगा? एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसको इस चीज का इंफॉर्मेशन जो इसके अंडर रजिस्टर्ड किया गया है, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, कब करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन करेगा, दूसरा कब करेगा। When can confession and statement are recorded? कब होगा? इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी भी कर सकता है, और एनी टाइम आफ्टरवाइड, मतलब उसके बाद भी कर सकता है, लेकिन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने से पहले वो कभी भी स्टेटमेंट और कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। पहला समझ में आया कौन करेगा? तो एनी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो। यहां एनी मजिस्ट्रेट को समझने के लिए रीड विथ सेक्शन 3 लिख लेना बगल में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कब करेगा? इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कर सकता है, या किसी भी समय कर सकता है, इंक्वायरी और ट्रायल कमेंस होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ प्रोवाइजो है वो समझो। प्रोवाइजो ये कह रहा है confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused an offense. ठीक है, confession or statement made under this subsection may also be recorded by the audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense. ठीक है, तो यहां पे जो कह रहा है पहला प्रोवाइजो कि कन्फेशन और स्टेटमेंट जो है वो ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसको ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड करने के समय पे जो एक्यूज्ड का एडवोकेट होगा, काउंसिल होगा, वो वहां पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये पहला प्रोवाइजो है इसका 183 का सब क्लॉज 1 का पहला प्रोवाइजो। क्लियर है? दूसरा फर्दर प्रोवाइडेड डेट क्या कहता है? देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जो है पुलिस ऑफिसर को कुछ मैजिस्ट्रियल पावर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वैसे पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन रिकॉर्ड करने का पावर नहीं है। अगर किसी को मैजिस्ट्रियल पावर मिले गए हैं कोई भी लॉ के द्वारा फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, क्या कह रहा है एक बार प्रोवाइजो एक बार रीड करो कि कन्फेशन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर on whom any power or magistrate has been conferred under any law for the time being in force। यानी कन्फेशन वैसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट मिला हुआ है फॉर द एनी लॉ और फॉर द एनी लॉ फॉर एट टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ के द्वारा अगर मैजिस्ट्रियल पावर मिले गए हैं किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वैसा पुलिस ऑफिसर भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। यहाँ पे एनी मैजिस्ट्रेट मतलब सिर्फ कौन होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, नो कन्फेशन सो रिकॉर्डेड कैन बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव एविडेंस। जो कन्फेशन है वो जो नोट जो क्या कह रहा है कि कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई गच लेता कि हाँ हुजूर हम ही तो मार दिए थे, हमको ऐसे ही, हमको मेरी गर्लफ्रेंड थी हमको चीट कर रही थी, हुजूर मेरा दिमाग घूम गया, क्या किए, दूध चाटा मारे, कुछ गलत किए। ठीक है, फिर गुस्सा आया मार दिए पिस्टल निकाल के। ठीक है, तो ये सब्सटेंटिव एविडेंस है कन्फेशन जो भी रिकॉर्ड किया गया है। अब आते हैं 183 का सब क्लॉज 2।
183 सब क्लॉज 2 जो है कुछ मैजिस्ट्रेट को कुछ डायरेक्शन दे रहा है। मैजिस्ट्रेट को क्या डायरेक्शन दे रहा है? मैजिस्ट्रेट जो है, जो भी व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है उसको कुछ एक्सप्लेन करेगा, उसको कुछ जानकारी देगा कि देखो भैया, जो तुम कन्फेशन करने आए हो इसके लिए तुम बाध्य नहीं हो, ठीक है, बाउंड नहीं हो। तुमको अगर करना हो करो, नहीं करना है तो इसके लिए किसी भी तरह का तुमको प्रेशर नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। अगर वो कन्फेशन जो है, और मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे कि अगर देखो बाबू, तुम अगर कन्फेशन दे रहे हो तो भाई ये क्या है कि तुम्हारे खिलाफ में एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। पुलिस, और देखो मैजिस्ट्रेट साहब का यहाँ क्या कर्तव्य बनता है, वो बोलेंगे देखो पुलिस ऑफिसर, लगता है तुमको पूरा तोड़ा है जेल में, इसीलिए तुम डर के यहाँ कन्फेशन करने आए हो। लेकिन तो तुमको एक हम बात बता देते हैं कि भाई उसके समय दिया गया कोई भी एक कन्फेशन स्टेटमेंट वो मेरे लिए काम का नहीं है, कोर्ट के काम का नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तुम मेरे सामने देने के लिए बाउंड नहीं हो। पहले मजिस्ट्रेट साहब 182 में, 183 का सब क्लॉज 2 में यही बोलेंगे कि तुम बाउंड नहीं हो, और अगर तुम दे देते हो तो भाई ये तुम्हारे ही खिलाफ में इसका एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड, मैजिस्ट्रेट ये भी सेटिस्फाई होंगे कि जो भी वो कन्फेशन दे रहा है उनको रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो वॉलेंटरली है, ठीक है, अपने स्वेच्छा से दे रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर को तो तोड़ दिया है पूरा, एकदम मार के, एकदम 3rd डिग्री, एकदम भाई साहब साला डर के मारे यहाँ पे आया है कन्फेशन देने के लिए कि हुजूर हम भी तो मार दिए, हमको बचा लीजिए, नर्क से निकाल दीजिए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब इसको चेक करेंगे कि भाई सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ भाई जो कन्फेशन वो दे रहा है वो क्या है, वॉलेंटरली कन्फेशन है, ठीक है। तो 183 का सब क्लॉज 2 समझ में आया, क्या बोल रहा है कि जो कन्फेशन होगा तो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे कुछ उसको डायरेक्शन है मजिस्ट्रेट साहब को कि भाई जो कन्फेशन देने आया है उस व्यक्ति को बताएंगे कि तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन देने के लिए। दूसरा कि मजिस्ट्रेट साहब जो है ये भी बताएंगे कि भाई अगर कन्फेशन तुम देते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट ये भी सेटिस्फाइड होंगे और रीजन टू बिलीव कि जो भाई ये कन्फेशन दे रहा है ये वॉलेंटरली कन्फेशन है, फ्री विल से दे रहा है, ऐसा नहीं कि तोड़ ताड़ के लाया है, पुलिस ऑफिसर बोल रहा है दो भाई अब कन्फेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 183 का सब क्लॉज 3 ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है कन्फेशन नहीं देना चाहता है कि भाई नहीं हुजूर छोड़िए हम अब नहीं देंगे, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज टू सच पर्सन कि भाई उसको पुलिस कस्टडी में वापस भेज दे। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि मान के चलो कोई पुलिस ऑफिसर लेके आया कि हुजूर ये कन्फेस करना चाहता है कि क्राइम के बारे में। अब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब उसको पता है कि देखो तुम बाउंड नहीं हो, पुलिस ऑफिसर के सामने बोल दिए, अब तुमको कोई बाउंड नहीं है, तुम अपनी इच्छा से देना चाहो तो दो वॉलेंटरली, अगर नहीं देना चाहो तो मत दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ में एविडेंस। अब जो है मजिस्ट्रेट जो एक्यूज्ड व्यक्ति था, जो कन्फेशन के लिए जिस व्यक्ति को लाया गया, वो बोला कि हुजूर हम नहीं देना चाहते हैं। तब क्या मजिस्ट्रेट वापस उसको पुलिस ऑफिसर को भेज देगा? पागल है, मतलब मार के तो उसका चटनी बना देगा भाई कि भाई एक बार वहां से नर्क से निकले। तब यहाँ पे इस सेक्शन का काम आता है 183 का सब क्लॉज 3। अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन देने से इनकार कर देता है या विलिंग नहीं बोलता है नहीं देंगे, तो वो वैसे मजिस्ट्रेट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो वापस उसको पुलिस कस्टडी में भेज दे, उसको अब वहां से न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, ठीक है। पुलिस को तो वापस नहीं सौंपेगा, नहीं तो पुलिस तो भाई उसका मार तोड़ ताड़ देगा उसको एकदम, ठीक है। एक बार बेयर रीडिंग कर लो इसका। इफ पर्सन इज नॉट विलिंग टू मेक अ कन्फेशन, मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इज पुलिस कस्टडी। वापस उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, नहीं तो भाई कहानी तो खत्म है उसका। 183 का सब क्लॉज 4 ये क्या कहता है? कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 ऑफ द संहिता। कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो उस मैनर में किया जाएगा जो कि 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, और जो भी पर्सन कन्फेस कर रहा है उसका सिग्नेचर लेंगे उस पे, ठीक है। मैजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो अटैच अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच कन्फेशन। अब मैजिस्ट्रेट जो है उस कन्फेशन के नीचे एक मेमोरेंडम अटैच करेगा जिसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे फॉर्मेट?
मैजिस्ट्रेट जैसे फॉर एग्जांपल हमने कन्फेशन दे दिया, कन्फेशन लिखने के बाद जो भी 316 में मैनर प्रोवाइड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्फेशन लिख दिए, और उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट जो व्यक्ति कन्फेशन लिख रहा है उससे पे सिग्नेचर लेगा और साथ ही साथ में ये मेमोरेंडम को अटैच करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट अपना लिखेगा कि भाई आई हैव एक्सप्लेन टू द, कोई भी है फॉर एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन टू द राम दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि हमने राम को ये बताया कि आप बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आप कन्फेशन करते हैं तो आपके खिलाफ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा एविडेंस के रूप में। आपको हमने ये भी चेक किया कि जो राम ने कन्फेशन दिया है वो वॉलेंटरली कन्फेशन है, ठीक है, और इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग, और जो कन्फेशन हुआ है वो मेरे प्रेजेंस और हियरिंग पे हुआ है, एंड वॉज रीड ओवर द पर्सन मेकिंग इट, और उस राम के सामने मैंने उसको पढ़ा और उसको सुनाया और सत्य पाया गया, कंटेंट जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे क्योंकि आप होने वाले मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। हम भी कर सकते हैं लेकिन पहले आप करो, ठीक है। अब क्या है 183 सब क्लॉज 4 को रीड विथ वहां पे कर लो, 316 और 509 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रीड विथ बगल में लिख लो। 316 में तो मैनर प्रोवाइड किया गया है कि कन्फेशन कैसे होगा, एक बार पढ़ लेना बाद में कभी, और 509 में हम लोग तो पढ़ेंगे। 509 में ये लिखा हुआ है कि मान के चलो कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने समय में, ठीक है, अगर कोई मैजिस्ट्रेट साहब से या फिर कोई भूल चूक हो गया, सिग्नेचर लेना भूल गए, तो क्या इससे कन्फेशन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तो या फिर कोई दिक्कत हुआ है तो वो क्या पूरा कन्फेशन खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो यही बात किया गया है 509 में। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा, तब तक अनजस्टिस ना हो या फिर उसको कोई मेरिट में कोई दिक्कत ना हो तब तक वो भाई वैलिड है, अदरवाइज फिर उसका यूज नहीं है, ठीक है। 509 एक बार रीड कर लेना। अगर यही साफ साफ लिखा गया है कि अगर कन्फेशन वन्फेशन मैनर में कोई दिक्कत हो गया या छूट गया हो तो क्या उसका यूज रहेगा, ठीक है, तो वही 509 में लिखा हुआ है, तो रीड विथ खाली कर लो। तो 83 का सब क्लॉज 4 समझ में आ गया तुमको। अब आते हैं 83 का सब क्लॉज 5। 83 सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि भाई जो भी स्टेटमेंट होगा वो ऑन ओथ होगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, तो स्टेटमेंट जो है अभी तक ऊपर हम लोग जो भी पढ़े वो कन्फेशन के बारे में पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट, कि भाई जो स्टेटमेंट होगा वो ऑन ओथ होगा। ओथ कहाँ पे डिफाइन है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, यानी पुराने वाले आईपीसी, अभी भारतीय न्याय संहिता के 2 सब क्लॉज 23 में ओथ को डिफाइन किया गया है, सोल एंड अफर्मेशन। ये तो स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, तो स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट साहब को जैसा भी लगे फिटेड, बेस्ट फिटेड, यानी जैसा उनको ठीक लगे, ठीक ठाक लगे उस हिसाब से होगा, लेकिन ऑन ओथ होगा। लेकिन कन्फेशन ऑन ओथ नहीं होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। 83 सब क्लॉज 5 में बस यही याद रखना है कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा वो मैजिस्ट्रेट साहब को जैसा भी लगे, जैसा वो बेस्ट फिटेड लगे, ठीक है, उनके हिसाब से जो ठीक लगे उस हिसाब से होगा, एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उनको देखते हुए जो भी बेस्ट उनको फिटेड लगे उस हिसाब से होगा, ऑन ओथ होगा स्टेटमेंट। लेकिन कन्फेशन ऑन ओथ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए साफ साफ बेयर एक्ट में लिखा हुआ अदर देन कन्फेशन, यानी कन्फेशन ऑन ओथ नहीं होता है, और स्टेटमेंट जब भी होगा ऑन ओथ होगा, और मजिस्ट्रेट साहब को जैसा लगे एज ही बेस्ट फिटेड उस हिसाब से कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ अंतिम पड़ाव में, अभी आज के लिए हम लोग इसी सेक्शन तक लास्ट देखेंगे। अब हम लोग का है 83 का सब क्लॉज 6। 83 का सब क्लॉज 6 का ए ये बात करता है, प्रोवाइड्स दैट अगर सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन against to whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought into the notice of the police। देखो ये पहले 5A जो था 5A में दिया गया था सीआरपीसी के 2013 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, सर्टेन सेक्सुअल, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो किस हिसाब से रिकॉर्ड होगा, तो जो भी मैनर अभी हम लोग सेक्शन 5 में पढ़े ना कि मैजिस्ट्रेट को जैसा भी ठीक फिट लगे या और ऑन ओथ होगा, ठीक है, और
कब होगा, तो एज सून एज पॉसिबल, जब भी उसको कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ है और जब भी पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है इस तरह के मामले की, तो उसी तुरंत, ठीक है, ये काम होगा। ठीक है, प्रोवाइड्स दैट, अगर फिर से एक बार पढ़ो 183 का सब क्लॉज 6 का ए, कि अगर किसी महिला के खिलाफ कोई सेक्सुअल अपराध हुए हैं तो उसका स्टेटमेंट जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगा। तो 5 में जो हम लोग को बताया अभी पढ़ के आए कि स्टेटमेंट ऑन ओथ होता है और एज मैजिस्ट्रेट को जैसा भी थिंक फिट लगे, ठीक है, एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वैसे वो रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट। लेकिन एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द पुलिस, जितने जल्दी हो सके पुलिस को ये जानकारी मिले उतनी जल्दी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अब कुछ प्रोवाइजो हैं इसके। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है, सच स्टेटमेंट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन मैजिस्ट्रेट एंड इन हर एब्सेंस बाय अ मेल मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जो भी वो इस तरह का स्टेटमेंट है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एक महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर महिला मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं है तब किसी मेल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा किसी महिला के समक्ष में। ठीक है, देखो बहुत स्टेटमेंट जो होता है वो गलत होता है, मतलब कि हम कभी प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर स्टूडेंट हो प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो देखोगे कि भाई जो स्टेटमेंट में बहुत खुल के बात होती हैं, ठीक है, कैसे हुआ, कितने व्यक्ति थे, ये सब गंदा, तो इसीलिए किसी महिला के द्वारा ही ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये इसमें जो स्टेटमेंट होता है ना उसका कोई कॉपी वॉपी नहीं मिलता है। ठीक है, पुलिस के समक्ष में नहीं होता है, पुलिस को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, कोई नहीं होता है, सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब इकलौते होते हैं और बंद दरवाजे में होता है। और इसका क्या होता है ना, इस स्टेटमेंट को क्या करता है कि एक लिफाफा में करके सील करके सिर्फ उस समय ट्रायल वरायल के समय में खुलता है। प्रैक्टिकल तो यही हम देखे हैं, ठीक है, कि पुलिस कोई नहीं रहता है, एडवोकेट पास महिला रहती हैं, ठीक है, और मतलब कि फिर उसको मजिस्ट्रेट क्या करता है, सील करके फिर ट्रायल के समय में खुलता है। प्रैक्टिकल हम यही जानते हैं, बाकी मतलब कि हम इतना प्रैक्टिस अभी करते नहीं है तो हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये हम सुने हैं, मतलब कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कोई प्रैक्टिकल कोई जानते हो तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि सब जान जाए इसके बारे में प्रैक्टिकल क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोवाइडो यही है कि अगर प्रैक्टिकेबल है तो किसी महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा, अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो किसी पुरुष मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा, लेकिन किसी महिला के समक्ष में, इन प्रेजेंस ऑफ एनी वुमेन। ठीक है, अ वुमेन, महिला के समक्ष में। फर्दर प्रोवाइडो इसका क्या कहता है कि इन केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजमेंट ऑफ 10 ईयर्स। तो ये नया चीज है कि अगर कोई भी ऑफेंस है, ठीक है, जिसका पनिशेबल लाइफ इम्प्रीजमेंट है, डेथ सेंटेंस है, या फिर 10 साल से अधिक किसी भी प्रकार का सजा है, तो वैसे में मैजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड, सेल का प्रयोग है यहाँ पे। तो मैजिस्ट्रेट जो है विटनेस का भी जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, जो भी पुलिस के द्वारा लाए गए हैं विटनेस। ठीक है, ऐसा अपराध, ठीक है, जिसका सजा जो है वो 10 साल से अधिक है, या फिर क्या बोलते हैं, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस है, ऐसे अपराधों में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को लेके आया है तो उसका भी स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेल रिकॉर्ड है यहाँ पे, सेल रिकॉर्ड याद रखना। नेक्स्ट जो प्रोवाइजो है इसका, और प्रोवाइजो है 4 है इसमें। Further provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mental or physical disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or special educator in recording the statement. अगर वैसे महिला का, वैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि मेंटल और फिजिकल डिसेबल्ड है, चाहे वो परमानेंटली हो या फिर टेम्पररी है, तो ऐसे टाइम पे मैजिस्ट्रेट जो है किसी स्पेशल असिस्टेंस ले सकता है, किसी इंटरप्रेटर का। फॉर एग्जांपल कोई साइन लैंग्वेज में कोई महिला बता सकती है, गूंगी है, ठीक है, या व्यक्ति जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो एक स्पेशल जो साइन लैंग्वेज समझता हो वैसे इंटरप्रेटर का हेल्प ले सकता है, या स्पेशल एडुकेटर का हेल्प ले सकता है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड also that में क्या लिखा है, इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और फिजिकली और मेंटली
disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or special educator shall be recorded through electronic and video प्रीफरेबल बाय मोबाइल फोन। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है कि अगर वैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि टेम्पररी और फिजिकली डिसेबल्ड है, या चाहे परमानेंटली हो या फिर क्या बोलते हैं टेम्पररी हो, मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड है, और वैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जो है किसी इंटरप्रेटर या स्पेशल एडुकेटर के समक्ष में लिया जा रहा है, तो वैसे जो स्टेटमेंट है उसका वीडियोग्राफी भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक वीड से, यानी मोबाइल फोन से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब 183(6) का बी, अभी हम लोग 186 का ए पढ़ लिए, 183(6) का ए, अब हम लोग आते हैं 186 सब का 6 का बी। ये क्या बात करता है? ये बात कर रहा है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए of a person who is temporary, permanently mental or physical disabled shall be considered as a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need of recording the same at the time of trial। अब क्या है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम मतलब मजेदार सेक्शन है। ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, वैसा व्यक्ति जो कि टेम्पररी या परमानेंटली मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड है, और वो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? वो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा एज पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 142 में दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, जो डिफेंस है अब उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उसी स्टेटमेंट को। अब जो है वैसे व्यक्ति का एग्जामिनेशन इन चीफ दोबारा कराने का जरूरत नहीं है, वही स्टेटमेंट सोल एंड होल एग्जामिनेशन इन चीफ ही माना जाएगा। ठीक है, अब डिफेंस जो है उसका क्रॉस कर सकते हैं, उसको दोबारा से एग्जामिनेशन इन चीफ करने का जरूरत नहीं है। यही सेक्शन 183 सब क्लॉज 6 का बी बोल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसी व्यक्ति जो कि टेम्पररी या परमानेंटली मेंटल या फिजिकल डिसेबल्ड हैं, और उनका जो है जो स्टेटमेंट है वो क्या माना जाएगा? एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। ठीक है, और वैसे व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं वैसे सॉरी उसी स्टेटमेंट का आप क्रॉस कर सकते हैं, उसको दोबारा से एग्जामिनेशन इन चीफ से गुजरने का कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करने का कोई जरूरत नहीं, वो सोल एंड होल एग्जामिनेशन इन चीफ ही माना जाएगा। समझ में आ गया? 186 का बी। अब 183 लास्ट सब क्लॉज वो है 7। 183 लास्ट क्लॉज सब क्लॉज 7 क्या कह रहा है? द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस हैज बीन इंक्वायर्ड एंड ट्राइड। ठीक है, हम लोग सब क्लॉज 1 में क्या पढ़े थे कि कोई भी मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो। और वहीं पे 183 सब क्लॉज 7 या क्या कह रहा है कि जो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन और स्टेटमेंट को, वो वैसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसके पास उसको ट्रायल इंक्वायरी या ट्रायल करने का उसके पास पावर हो, उसको वो सौंप देगा। काहे कि यहाँ पे तो एनी मजिस्ट्रेट कर लिया था, लेकिन उसके पास पावर है नहीं है, जुरिडिक्शन है नहीं है, तो यहाँ पे 187 में वो उस व्यक्ति को भेज देगा। तो 183 यानी ओल्ड सीआरपीसी का 164 समझ में आ गया। पहला क्या था? पहला यही था कि भाई जो है क्या करेगा कि वो स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, एनी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है। रीड विथ सेक्शन हम लोग देख लिए हैं 3। ठीक है, अब क्या करेगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा, और क्या करेगा? या फिर आफ्टर किसी समय कर सकता है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। प्रोवाइजो इसका देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मीन से कर सकता है, वैसा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है जिसके पास मैजिस्ट्रेरियल पावर है। ठीक है, कन्फेशन सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है। सब क्लॉज 2 में क्या देखे कि मैजिस्ट्रेट उसको एक्सप्लेन करेगा कि बाउंड ऑन नहीं है। ठीक है, अगर देते हो तो फिर इसको तुम्हारे ही खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा कि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा कि वॉलंटरली दे रहा है। सब क्लॉज 3 में हम लोग क्या देखे कि मैजिस्ट्रेट जो है अगर नहीं देना चाहे और कोई व्यक्ति कन्फेस करना चाहे तो उसको पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए ऑथराइज नहीं है। सब क्लॉज 4 में क्या देखे कि जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है 316 में उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और मेमोरेंडम भी तैयार करेगा।
और पांचवा में क्या देखे, जो स्टेटमेंट होगा वो ऑन ओथ होगा, अब जैसा मजिस्ट्रेट चाहे वैसा हो सकता है, ठीक है, एज ही थिंक फिट, और कन्फेशन ऑन ओथ नहीं होता है, ठीक। और 6 में क्या देखे कि सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ में महिला जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब उसका प्रोवाइजो क्या है कि महिला अधिकारी के द्वारा हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर कोई पुलिस है तो किसी महिला के समक्ष होगा, ठीक है। 10 साल से अधिक जो सजा वाले जो भी अपराध है उसमें जो है विटनेस का भी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एकदम अंडरलाइन कर लेना। और तो कुछ ऐसा नहीं है। 186 का बी में भी देखे कि जो स्टेटमेंट होगा फिजिकल मेंटल डिसेबल्ड पर्सन के द्वारा वो एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, यानी उसका क्रॉस किया जा सकता है, उसको सेम चीज दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 187 में क्या देखे कि मजिस्ट्रेट जो है वो जिसके पास इंपावर्ड है उसको ये ट्रांसफर कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज हमको लगता है होप समझ में आ गया, यहाँ तक तो एकदम क्लियर होगा भाई, एक एक सेक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार कमेंट करके बता देना कि कौन सा नहीं क्लियर है, और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।